मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। और आज एनडीसीडीएस की सेकेंड क्लास लॉकडाउन के बाद कंटिन्यू हो रही है। कल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था और बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी भारतीय जनसंख्या शिक्षण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हमने की थी। कल थोड़ा सा बेसिक बताया था, ये बताया था कि चाइना में क्यों पॉलिसी बदली, पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों चेंज कर दी सी जिनपिंग जी ने। तो अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आज इंडिया के संदर्भ में बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, किस लिए बढ़ती है, कौन कौन सी चीजें पॉपुलेशन बढ़ने में सपोर्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर किसी देश में पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो एक बेबी के पैदा होने पर इनाम देते हैं $10,000 या उससे ज्यादा पैसा देते हैं, यानी वहां पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो वहां क्यों नहीं बढ़ रही है, वहां क्यों ऐसा कहा जाता है कि बढ़ाई जाए, इन सब पे आज मैं सबसे पहले बात करूंगा। फिर एक एक करके ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले तो वो थोड़ा सा बता दें कैसे बनते हैं, ताकि आपको जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो समझने में ये दिक्कत ना हो कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको कैसे रिलेट करना है आपके एग्जामिनेशन से। सबसे पहले पॉपुलेशन का पूरा डेटा, इंडिया में पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है, चाइना में क्यों ज्यादा है, एशिया के मिडिल में क्यों ज्यादा है। देन इसके बाद कहीं पर कम है तो क्यों कम है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कम हो रही है तो किसी एक्सटर्नल कारण की वजह से कम तो नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर महामारी, बीमारी, डिजास्टर ज्यादा होते हैं, जैसे बार बार सुनामी आ रही है तो बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, पॉपुलेशन एकदम से डिक्रीज हो रही है। जैसे इस समय पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है, कोविड। तो कोविड की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, जो बहुत जवान लोग, बच्चे, बहुत कम एज के लोगों की डेथ हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है। या फिर मान लीजिए कहीं पर कोई दूसरी तरह की आपदा आ जाए, जैसे कोई दूसरी बीमारियां फैल जाती थी। पुराने समय में हैजा होता था, जिसको कॉलरा बोलते हैं, पुराने समय में मलेरिया होता था, फाइलेरिया होता था, कैंसर आज भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, टीबी, तपेदिक रोग हुआ करता था, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाया करते थे और ये भी जो है पॉपुलेशन को चैलेंज करते थे। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ाएंगे और ये कब शुरू हुई, इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको समझिएगा। कोई प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कैसे कैसे चला और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, वो किस हद तक सक्सेस हुआ। जैसे पल्स पोलियो ले लीजिए, तो पोलियो आज लगभग दुनिया में खत्म हो चुका है, यानी पोलियो की सक्सेस रेट नियर अबाउट 98-99% है। आज नहीं तो कल जैसे जो भी पैंडेमिक्स आते हैं वो भी थोड़े समय के लिए होते हैं, तो जो पैंडेमिक है वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई भी पैंडेमिक जो है उसकी कई वेव्स आती है, इस बात को समझिएगा। अगर आप पास्ट को उठा के देखेंगे तो जो पैंडेमिक आए हैं उनमें 2, 3, 4, 5 वेव्स तक आई है, यानी ये चीजें अभी आपको चलती रहेंगी, ये समस्या अभी बनी रहेगी। वॉल ऑफ वरीज, ये वॉल ऑफ वरीज है, हम लोग धीरे धीरे वॉल को चेंज, मतलब इनको हम लोग धीरे धीरे पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सक्सेस होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। यानी ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का कोई डिजास्टर, इसके पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने का। सबसे पहले पॉपुलेशन इंडिया में या चाइना में क्यों ज्यादा है, बात इसकी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देश एक गर्म मुल्क है, गर्म देश। दूसरा जो है यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज्यादा है। यानी हमारे इंडिया में जो हमारा इंडिया है, अगर उसको आप पृथ्वी पर देखें, लोकेट करें कि अर्थ पर वो कहाँ लोकेट करता है, तो अर्थ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये इक्वेटर लाइन है, इसके बाद ये मान लीजिए 15 डिग्री है और इसके बाद ये मान लीजिए 35 डिग्री है। तो ये नॉर्थ का पोर्शन है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ में यानी अर्थ पर नॉर्थ में 15 to 35 डिग्री पर दुनिया में मैक्सिमम
यहाँ पे पल्प वाले फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, मैक्सिमम अनाज, मैक्सिमम वैरायटी मिलती है। तो जब आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है रोटी, कपड़ा और खाना, तो जब उसकी सबसे पहली जरूरत रोटी का इंतजाम यहाँ पर हो जाता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सभी संसाधनों से परिपूर्ण जगह है, ये फुल है, प्लस यहाँ पर बहुत सारी चीजें दूसरी हैं, यहाँ पर बहुत सारे बड़े पहाड़ पर्वत हैं, तो ऊंचाई पर और बहुत ठंडी जगहों पर होने वाली चीजें भी वहां पर पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। यानी पूरी दुनिया की मोर देन 60% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निवास करती है। भारत भी इसी में है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये एरिया वाइज में बता रहा हूँ ओवरऑल। यहाँ पर मैक्सिमम लोग रहते हैं, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। अब बात आती है खाने पीने की चीजें मिली उनको, हर चीज की सुविधा है, क्लाइमेट सूट करता है हर तरह से, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन कम क्यों हो जाएगी या कैसे कम हो रही है, उसके दो कारण। सबसे पहले बहुत सारी योजनाएं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चलाई गई। एक दशक था 1990 से 2000 का, उस समय इतना ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चीजें चलती, जैसे आज आप फोन करते हैं तो सबसे पहले आता कोविड को लेके कि कोविड अभी गया नहीं है, मास्क का यूज करें, ये करें, हाथ धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। उसी तरीके से उस समय जब टीवी खोली जाती थी, बच्चे दो ही अच्छे, बस दो ही फूल खिलाए गए वगैरह वगैरह, मतलब किसी तरीके से एट एनी कॉस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात चल रही थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, आज इस समय 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम हो रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हो एडीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपने जब फादर मदर को देखेंगे तो वो एन एवरेज 3, 4, 5 भाई बहन होंगे, और जब उसके ऊपर चले जाएंगे यानी अपने बाबा दादा को देखेंगे तो 6, 7 भाई बहन होंगे। इस तरीके से आज क्यों कम होने लगे, उसके पीछे कारण है अच्छी एजुकेशन में लोग जान गए कि बहुत ज्यादा भीड़ करने से, बहुत पॉपुलेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए भी पॉपुलेशन कम हुई। दूसरा, अचानक पॉपुलेशन जो कम होती है उसके पीछे कारण है इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वर्ल्ड वॉर हो जाए, एक बड़े वॉर में बहुत सारे लोग मारे जाएं, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई डिजास्टर आ गया, जैसे कोरोना आ गया, कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड गिर गया, ठीक है, उल्का पिंड जानते हैं, दुनिया में मीटियोर्स गिर गया, किसी जगह पे बहुत सारे लोग मारे गए, अचानक कोई बहुत बड़ी सुनामी आ गई जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए। इस तरीके से भी जो है पॉपुलेशन चैलेंज हो जाती है। और दूसरा, नेचुरल पॉपुलेशन चैलेंज खुद इंसान करता है, जैसा कि चाइना में हुआ, वहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने रोक लगाई और कम होती चली गई। आज चाइना शायद दुनिया के बूढ़े देशों में से है, वहां पर रेडी टू डेथ, यानी वो लोग जो आने वाले 2, 4, 5 सालों में मरेंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और नए लोगों की संख्या कम है। चलिए, हमारे देश में भी ऐसा जो है आज से 20 साल बाद हो जाएगा, 15 से 20 साल बाद हो जाएगा। कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया। एक चीज और बता दें, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन क्यों बहुत ज्यादा कम है, उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को चेक करेंगे तो वहां पे पैसा तो बहुत है, लेकिन वहां पर संसाधन यानी वैरायटी यूज करने वाली चीजें, वो चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा, वो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते। तो हम लोग एक एक करके करेंगे शुरुआत। पॉपुलेशन हमारे देश में 9 to 12 में ये जो चैप्टर है पढ़ाया जाता है, शायद इसीलिए आपसे एनडीए और सीडीएस में ये पूछा जाता है। अब आगे हम लोग शुरुआत करेंगे इसमें क्या क्या चीजें और हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हमने कल एक चीज आपको जो बताई थी, सुनिए, हमारे देश में 70 ईयर से ऊपर जो लोग हैं वो लगभग 5% लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद 20% का स्लॉट है जो आज से 20 साल बाद तैयार हो जाएगा, तब एकदम से हमारे यहाँ डेथ रेट बढ़ेगी और बर्थ रेट कम हो जाएगी, जो भी कम हो चुकी है। तब शायद हमारी सरकार को भी ये सोचना पड़े कि पॉपुलेशन किस तरीके से कंट्रोल की है। अब हम लोग आज शुरू करेंगे जो पॉपुलेशन को चैलेंज करती है चीजें वो क्या है। तो सबसे पहली चीज है, एक बड़ी बीमारी है, ये बीमारी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है, इंडिया में, जिसका नाम है एड्स। आप सबने इसका नाम सुना
से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। HIV सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से बहुत सारे लोगों के साथ, नंबर 1। नंबर 2, HIV थ्रू ब्लड कांटेक्ट, वो ब्लड कांटेक्ट बाई सिरिंज हुआ हो या बाई किसी और तरीके से हुआ हो, उस तरीके से होता है। HIV जो भी इस तरह के चैलेंजिंग रोग हैं, पहले उसको सुन लीजिए, एक चीज और बता दें। लाइक इस समय कोविड चल रहा, कोविड, HIV, कैंसर, अभी हम सब पे आएंगे। ये जितने भी रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, ये सारे के सारे वायरल प्रॉब्लम हैं, यानी वायरोलॉजी जिनका अध्ययन होता है, और ये वायरस के द्वारा होता है। वायरस से होने वाली चीजें में क्यों चैलेंज है, जरा इसको समझिए, क्यों नहीं ठीक हो रही है। वायरस मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं करता। एक्चुअली वायरस कोई चीज नहीं है, वायरस थ्रू नर्व चलता है। जब तक उसको कोई भी माध्यम नहीं मिलेगा तब तक वो डेड है, लेकिन जैसे उसको नर्व मिलेगी वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब वो किसी के शरीर में जाता है तब वहां एक्टिव हो जाता है, और बाहर तो वो वैसे भी डेड है। तो वायरस मेडिसिन जो है, वायरस जो है मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसकी वजह से सारी समस्याएं आती हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो जो भी वायरस से होने वाली चीजें हैं उनके रोकथाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वैक्सीनेशन। तो उनकी अगर वैक्सीन, जैसे आज कोविड की वैक्सीन बन गई, तो मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि एड्स की भी वैक्सीन में हम सफल हो जाए, या हम कैंसर की वैक्सीन में भी सफल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट कंफर्म। यहाँ से आप उम्मीदें जग गई हैं कि ऐसा भविष्य में होगा। तो सबसे पहली बड़ी बीमारी है जो पॉपुलेशन को चैलेंज करती है, जिसका नाम है एड्स। अब सबसे पहले एड्स में क्वेश्चन क्या आएंगे, एड्स होता कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें पहली चीज है, एड्स को सबसे पहले 1981 में पहली बार एड्स को पहचाना गया, खोजा गया, ये कह सकते हैं। पहले लोगों में होता था, लोग जान ही नहीं पाते थे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, लेकिन 1981 में पहली बार इसकी पहचान की गई, और 1986 में पहली बार इसकी पहचान की गई, और 1986 में पहला रोगी, यानी पहला पेशेंट इंडिया में एड्स का फाइंड किया गया भारत में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनेगा, पहली बार एड्स इंडिया में कब खोजा गया, 1981 में। इंडिया में ये पहली बार कब पता चला इसका, तो 1986 में इसका पहली बार पता चला, इसका रोगी भारत में खोजा गया। इस समय मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा रोगी पूरी दुनिया में एड्स के हैं, और ये पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज का एक बड़ा रोग है। भारत में इसके रोगी कम हैं, यानी विदेशों में इसके रोगी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे भारत है, भारत में एड्स के रोगी कम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट जो हैं वो आपको मुस्लिम कंट्रीज में और इंडिया में देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा है, भी मैं करेगा इसको बता देता हूं। अभी एड्स को पहले कर देते हैं, फिर इसको बताते हैं आगे, ठीक है। अब एड्स में प्रॉब्लम क्या है, एड्स जब हो जाता है तो ये एक ब्लड की प्रॉब्लम है, और इम्यूनिटी धीरे धीरे व्यक्ति की जो है कम हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसका इलाज ना होने की वजह से लंबे समय में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो एड्स पॉपुलेशन को चैलेंज करने वाली एक बड़ी बीमारी है। अब यहाँ पे हम आपको दूसरी चीज बता रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम, इसको भी समझ लीजिए। हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से होती है, जिसका नाम है C27H45OH। इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल। इसका क्या मतलब है, कोलेस्ट्रॉल। C27H45OH, इसको ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल इज द एनिमल फैट। ये एनिमल फैट है जो इंसान के शरीर में कैसे जाता है। भाई आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल अगर एनिमल फैट है तो एनिमल फैट हमारे शरीर में कैसे आ गया, तो एनिमल फैट आपके शरीर में जाने का सिर्फ और सिर्फ पहला तरीका क्या है, ये पहला तरीका है इसका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूसरा तरीका इसका क्या है, नॉन वेजिटेरियन चीजें, सिर्फ और सिर्फ यहां से बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है। जैसे दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उसका फैट है, मलाई है,
वो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हमारे देश में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसको देसी घी के नाम से आप जानते हैं। एक्चुअली वो 100% कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों चैलेंज करता है हार्ट को, समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, कोई व्यक्ति बहुत रनिंग करता है, एथलीट है, ऐसा व्यक्ति अगर कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है तो वो उसके अंदर कंजम्पशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो उतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो बराबर एसी में रहता है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल को लेगा या बहुत ज्यादा दूध से बने हुए प्रोडक्ट लेगा या बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन चीजें लेगा, तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बॉडी के अंदर जमता चला जाएगा और वो नर्व में जमने के बाद क्या करेगा, हार्ट में वो जाने वाली जो वेन्स है उनमें ब्लॉकेज पैदा करेगा, और जब हार्ट को ब्लड की आपूर्ति प्रॉपर्ली नहीं होगी तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। इसीलिए उसके लिए बहुत सारे चीजें बना दी गई हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी है और बहुत सारी चीजें और इलाज हैं, बाईपास सर्जरी है, बहुत सारी चीजें हार्ट की की जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी दो तरह की होती है, ये सारी चीजें हुई। तो ये हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा यूपी और पंजाब, क्योंकि आपने देखा होगा दूध घी और ये सब प्रोडक्ट जो है यूपी पंजाब हरियाणा इधर के लोग ज्यादा खाते हैं, दिल्ली वगैरह, तो यहाँ पर ज्यादा है। जो हमारा जो है साउथ है, साउथ इंडिया, वहाँ पर ये चीजें कम है, तो इन जगहों पर हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हार्ट प्रॉब्लम भी पॉपुलेशन को जो है चैलेंज कर रही है, यानी बहुत सारे लोग एड से डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की हार्ट प्रॉब्लम से डेथ हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो है जो मेन रोग होते हैं जिनसे लोगों की डेथ होती है, उनको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो जो मेन प्रॉब्लम्स है उनकी कुछ शब्दावली जो एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है, उसको समझिए। नंबर 1 एंटीजन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सब लोग पढ़े होंगे, 12th कर रहे हैं या 12th करके आए। पहली चीज है एंटीजन, एक एक करके हम समझाते जा रहे हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो एंटीजन कहलाता है। वो बैक्टीरिया भी हो सकती है, वायरस भी हो सकता है, किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। अब एक एक करके समझिए। जैसे कोविड जो है, कोविड वायरस जो है, जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी इंसान के जिसको कोविड है, और उससे उस इन्फेक्शन को हम लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में जाता है वो भी क्या है, एक एंटीजन। वो भी क्या है, एक एंटीजन। अच्छा, और क्या है, इसकी एक बेसिक चीज बताते हैं। आपने देखा होगा, और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम होगी, बॉडी उससे अपने को बचाने के लिए, यानी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, यानी अपने टेम्परेचर को बॉडी क्या करेगी, बढ़ाएगी। इसको समझिए। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा, वो बैक्टीरिया, वायरस या किसी फॉर्म में हो सकता है, तो बॉडी उससे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं बुखार का आना। इन्फेक्शन जितना ज्यादा होगा, फीवर उतना तेज होगा। तो फीवर इज नॉट एनिमी, फीवर इज नॉट माय एनिमी, फीवर हमारा दुश्मन नहीं है, फीवर इज माय फ्रेंड, फीवर हमारा दोस्त है। फीवर ये बताता है कि कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है। अच्छा, अब इसकी दूसरी चीजें समझिए। मान लीजिए किसी दिन आप किसी 50, 60, 100, 200 किलोमीटर दूर जाते हैं, और 200 किलोमीटर की जब आप रनिंग करते हैं बाई कार या अपनी बाइक या बाई ट्रेन, बस आप जगह जगह का पानी पीजिए। जैसे आप घर से निकले, घर में पानी आप रोज पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टेशन का पानी पीजिए, फिर किसी दूसरे स्टेशन का पीजिए, फिर तीसरे स्टेशन का पीजिए, फिर जहां पहुंचे वहां पीजिए, फिर दूसरी जगह पर, फिर यही करते हुए वापस आइए। जब आप 7, 8, 10 जगह का पानी बदलेंगे तो आप वापस आने के बाद बीमार हो जाएंगे। हो सकता है आपको फीवर आ जाए, हो सकता है किसी तरह की सर्दी जुकाम, किसी तरह की और प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा क्यों होता है? वो भी एंटीजन प्रॉब्लम है। कैसे होता है उसको मैं बताता हूं। एक्चुअली जितनी प्लेसेस हैं, जैसे हम जहां का पानी पीते हैं, अपने घर का, अपने ऑफिस का, वहां पे पानी के लिए हमारी बॉडी यूज हो चुकी है,
यानी वहां के पानी में जो मिनरल कंटेंट्स हैं हमारी बॉडी उस मिनरल कंटेंट्स के हिसाब से सेट है। लेकिन अलग अलग इलाके में पाए जाने वाले पानी में मिनरल कंटेंट्स, अभी मैं मिनरल्स पढ़ूंगा, मिनरल कंटेंट्स अलग अलग होंगे, कहीं कोई चीज ज्यादा, कहीं कोई चीज कम, कहीं कोई चीज कोई बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब वो चीजें हमारे बॉडी में ज्यादा आती हैं तो उसको भी बॉडी उस मिनरल्स को जो उससे ज्यादा कोई चीज पूछेगी एंटीजन समझ लेगी, और एंटीजन समझने के बाद उससे भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगी, अपना टेम्परेचर बढ़ा देगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा पानी वानी के चेंज होने से ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब क्रिकेटर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेटर आते हैं, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड से आते हैं या किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, तो वो नॉर्मल पानी नहीं पीते। हमने तो ये सुना है जब न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से जो प्लेयर आते हैं तो वो अपना पानी भी अपने साथ लाते हैं, जिसका कारण ये है क्योंकि अगर वो यहाँ का पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो एंटीजन किसी भी फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, हमारी बॉडी को बीमार करेगा, वो क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। सेकंड चीज क्या है, एक एक करके हम वर्ड आपको बताते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और एंटीजन बता दो, एंटीजन कुछ बॉडी के अंदर आएंगे और कुछ समय बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, यानी वो परमानेंट नहीं बने रहेंगे, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज, कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आया, फीवर आया, और फीवर एक दो दिन आने के बाद जैसे ही खत्म होगा वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। सेकेंड है एंटीबॉडी, ये शब्द आप अभी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी रोज टीवी में चल रहा है, अगर आप देखते हैं टीवी वगैरह तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है इसको समझिए। जब कोई इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बनाएगी, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी और बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। जैसे लाइक आपने देखा होगा इस समय वैक्सीनेशन हो रहा है, मेरे को दोनों वैक्सीन लग चुकी है, मैं अपना आपको जो हुआ है वो बता रहा हूँ, प्लस आप सबके साथ में हो चुका होगा, बचपन में आप सबको वैक्सीन लगी। वैक्सीन जैसे ही बॉडी में लगेगी तो बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो जब वैक्सीन अंदर डाली जाएगी, जैसे मेरे को कोवैक्सीन लगी, तो वो कोवैक्सीन जब बॉडी में शुरू में जाएगी तो बॉडी उसको भी क्या समझेगी, एंटीजन समझेगी शुरुआत। तो जब उसको एंटीजन समझेगी तो बॉडी उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो जब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएगी और क्या बनना शुरू हो जाएगी, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी, और वो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी पूरे शरीर में। ठीक है, वैक्सीन कभी भी खत्म नहीं होती, वैक्सीन जो एंटीबॉडी बॉडी बनाती है वो हमेशा बनी रहती है लॉन्ग लाइफ, कुछ में बूस्टर डोज वगैरह भी लगते हैं, कुछ में नहीं लगते हैं, और वो हमेशा जीवन पर्यंत व्यक्ति को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करती है जिसकी वो वैक्सीन होती है। तो एंटीबॉडी बॉडी में तभी बनेगी जब एंटीजन आएगा, और अगर पहले से किसी चीज के लिए एंटीबॉडी बना दी जाए तो उस एंटीजन का बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। तो दूसरी चीज क्या है, एंटीबॉडी। तीसरी चीज क्या है उसको समझिए, टॉक्सिजेंसिटी। टॉक्सिजेंसिटी क्या है इसको समझना। टॉक्सिजेंसिटी का मतलब है, टॉक्सिजन का मतलब है जहर, विष। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसे ड्रग्स बनाए जाते हैं कि जो ड्रग्स बॉडी में जब अंदर जाते हैं तो वो उन प्रॉब्लम को, उन एंटीजन को किल करते हैं जो एंटीजन बॉडी के अंदर गए हैं, जिसको टॉक्सिजेंसिटी कहते हैं। और कौन सा एंटीजन किस तरह का इन्फेक्शन है इसको फाइंड करने के लिए एक चीज होती है पैथोजन, आपको पता होगा। पैथोलॉजी होती है जो आपको पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट करके बता देती है कि किस तरह का इन्फेक्शन अंदर है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी यानी पैथोजन। तो ये सारे वर्ड्स हैं, पैथोजन क्या है, टॉक्सिजेंसिटी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ठीक है। इसी में जो रोग फैलते हैं वो कैसे फैलते हैं, जैसे लाइक एक वर्ड ऐसे में और सुन रहे होंगे आप इस समय, अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि एक डिजास्टर चल रहा है पूरी दुनिया में इस समय। चाइना में भी केसेस बढ़ने लगे हैं, इंडिया में कम होने लगे हैं, इटली और यूरोप में फिर बढ़ने लगे हैं, सब चीजें चल रही हैं। एक वर्ड ऐसे में आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक तो वेक्टर
आप फिजिक्स में पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर, सदिश राशि अदिश राशि। हम जनरल साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, साइंस की बायो में। यहाँ वेक्टर क्या होता है, जैसे मच्छर है, मक्खी है, या कोई भी बीमारी फैलाने वाले जो भी इंसेक्ट्स हैं, यानी वो क्या है वेक्टर। यानी मच्छर हजारों लाखों लोगों को मलेरिया फैलाता है, फाइलेरिया फैलाता है, डेंगू फैलाता है, चिकनगुनिया फैलाता है, लेकिन वो मच्छर खुद उस बीमारी से संक्रमित नहीं होता। यानी किसी मच्छर को खुद डेंगू नहीं होगा, किसी मच्छर को खुद मलेरिया नहीं होगा। यानी मच्छर क्या है, वेक्टर है, वो किसका, उस बीमारी का वाहक है, उसको फैला रहा है, लेकिन वो खुद उससे संक्रमित नहीं है। इस समय क्या चल रहा है, इस समय जब किसी को कोविड हो रहा है तो शुरुआत के समय वो जान ही नहीं पाता उसको कोविड है, तब तक वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल कर उसको वो इन्फेक्शन दे चुका होता है। जब उसको पता चलता है कि हमको कोविड है, तब तक वो बहुत लोगों को बांट चुका होता है। इसलिए वो बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर वो होगा जो बीमारी से खुद संक्रमित ना हो। तो बहुत सारी मक्खी, मच्छर, बहुत सारी और भी इंसेक्ट्स जैसी बीमारियां फैलती हैं, वो क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। अब वेक्टर होने के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनको भी समझते जाइए, उनको एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले एयरबॉर्न डिसीज होती है, वाटरबॉर्न डिसीज होती है, सॉइलबॉर्न डिसीज होती है, उनको समझते जाइए क्या है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो पानी से फैलती हैं, यानी वाटरबॉर्न डिसीज होती है सबसे ज्यादा बीमारी। कॉलरा पानी से होता है, दूसरे छूटे खाने पीने से, गलत पानी के पीने से सबसे हो जाता है। तो ये क्या है आपकी, ये जो है वाटरबॉर्न है। बहुत सारी एयरबॉर्न होती है, जैसे आप देखिए, आपको अभी बताया गया है, थोड़े दिन बाद WHO ने कहा कि ये बीमारी जो है, पेंडेमिक जो है, थ्रू एयर भी फैलती है। एयर के द्वारा जो है ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरे तक पहुंच जाता है। तो एयरबॉर्न डिसीज हो गई। बहुत सारी जो डिसीज है सॉइलबॉर्न होती है, वो सॉइल जमीन में मिट्टी के द्वारा होती है। तो ये इस तरह की बहुत सारी डिसीज होती हैं जो एयरबॉर्न है, वाटरबॉर्न है, और जो है क्या बोलते हैं, सॉइलबॉर्न है। ये भी पॉपुलेशन को चैलेंज करती हैं, और अगर इस तरह की कोई बड़ी बीमारी फैल जाती है, तो अभी आपने देखा होगा गंगा में बहुत सारी डेड बॉडीज बह रही थी, तो एक बहुत डिबेट हुई, टीवी पे चलती रही कि ऐसा ना हो कि गंगा का पानी दूषित हो जाए और वो पानी जब लोगों के घरों में पहुंचे तो हर किसी को कोविड हो जाए, क्योंकि कोविड वाली डेड बॉडी बह रही है। ये एक सस्पेक्टेड मामला था कि लोगों ने शक किया कि वो कोविड वाली डेड बॉडी थी, इससे जो है कोविड फैल सकता है उसमें। तो उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं, अगर जो बॉडी है उस बॉडी से अगर मान लीजिए कोविड है और वो बह रही है, तो अगर 6 से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद उस पानी को यूज करेंगे तो उससे कोविड नहीं फैलेगा। क्योंकि पानी बराबर बहाव में है, तो उसमें बहाव होने की वजह से जो वायरस उसमें बह रहा है, उस वायरस का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो बीमारियां फैला सके। इस तरह की बहुत सारी बातें की। अब एक और चीज आती है, बीमारियां और किससे होती हैं, वो है आपकी पैरासाइट्स। पैरासाइट आप लोग जानते होंगे, परजीवी बोलते हैं उसको। सबसे ज्यादा बीमारियां पैरासाइट से होती हैं। पैरासाइट हमारे इंसान के शरीर में मुंह में, नाखूनों में, गुप्तांगों में, और सबसे ज्यादा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आपके पैरासाइट पाए जाते हैं। इन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो पैरासाइट से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पैरासाइट का मतलब ये है कि कोई पैरासाइट आपके ऊपर निर्भर है और वो आपसे जो है क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, आपके हिस्से का न्यूट्रिशन वो यूज कर रहा है। ये है पैरासाइट। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पैरासाइट में 2 तरह के होते हैं। एक पैरासाइट होते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट, चूहे वगैरह जो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, खटमल एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, मच्छर एक्सटर्नल पैरासाइट्स है। मच्छर पैरासाइट नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं पैरासाइट की श्रेणी में आता है, जो हमसे खून चूसता है हमारे बॉडी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे होते हैं अंतःपरजीवी, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे एक मुंह में पाई जाने वाली एक बीमारी है पायरिया होती है। पायरिया पैरासाइट से होती है, वो दांतों और मसूड़ों के बीच में पाई जाती है, तो वो पैरासाइट से वो मुंह में रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट होते ही होते हैं। ठीक है, जो बड़ी आंत में बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। जब हमारा भोजन पचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में
होता है तो वो उस पर हमला करते हैं और उसको बदबूदार मल में बदल देते हैं। तो वो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक शब्द और पूछा जाता है होस्ट किसे कहते हैं? तो होस्ट वो होता है जब दो लोग एक साथ एक जगह पर रहें, यानी एक पैरासाइट हो या कोई भी जीव हो जिससे एक को प्रॉफिट और एक से लॉस हो, तो वो क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। अब हम लोग मेन उस पे आते हैं, वायरस जो आजकल चल रहा है। ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि बीच बीच में बहुत बार इन सब चीजों का यूज हो, एंटीबॉडी के एंटीजेंस के हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है वायरस। तो सबसे पहले बताते हैं वायरस अमर और अजर है। वायरस कोई बॉडी नहीं है, यानी वायरस कोई चीज नहीं है। वायरस थ्रू नर्व चलती है और ये अनिवार्य परजीवी है, यानी ये अपने आप में कोई चीज नहीं है, अनिवार्य परजीवी है। ये वायरस की सबसे बड़ी खूबी है और सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो वायरस के थ्रू होती हैं। ठीक है, वायरस के थ्रू होती हैं। वायरस बैक्टीरिया को भी, इंसान को, जानवर को, पशु को, पक्षी को, प्लांट्स को, हर चीज को क्या करता है? अपनी जद में लेता है और उसको क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे वायरस अपने एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं और बहुत सारे का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसको वायरस कहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट? तो बहुत सारी बीमारियां वायरस के थ्रू हो रही है जो जनसंख्या को क्या करती है? पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करती है, चैलेंज करती है, पॉपुलेशन को कम करती है। ठीक है, अभी उन बीमारियों पे आ रहे हैं एक एक करके। दूसरी है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है इसको समझिए। बैक्टीरिया जो है, वायरस बैक्टीरिया को भी इम्पैक्ट करता है। बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, अपनी संख्या को बढ़ा देती है, लेकिन बैक्टीरिया से होने वाली मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मैक्सिमम बीमारियां जो है वो कंट्रोल कर ली जाती है। ये है बैक्टीरिया। तो इन शब्दों का बहुत ज्यादा यूज आपके आने वाले जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उनमें होगा, इसको मैंने आपको बता दिया। अब पॉपुलेशन जो चैलेंज हो रही है उसके लिए, उसके बचाव के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। तो उनके बचाव के लिए कार्यक्रम चलाए गए वो एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। पहला कार्यक्रम है कुष्ठ रोग। ये एक पुरानी चीज है। कुष्ठ रोग आप लोग सब लोग जानते होंगे। कुष्ठ रोग, इसको पुराने समय में कोढ़ बोलते थे। कोढ़ी जिनको होता था वो बोला जाता था। समाज में उनको बहुत खराब नजर से देखा जाता था। ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता था, उनको लोग अपने पास नहीं बैठाते थे। तो ये क्या है? सबसे पहले कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से ये रोग होता है इंसान के अंदर। इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ठीक है, अब बैक्टीरिया जनित बीमारी। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन कैसी बीमारी है? बैक्टीरिया। या ऐसे पूछा जाएगा 4 बीमारियां दे दी जाएंगी, 4 परजीवी दे दिए जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है? उसको आपस में क्या कहता है? मैच करना, उनको आपस में मिलाना। आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हो। कुष्ठ कैसे होता है उस पे आ जाते हैं। बहुत लंबे समय तक किसी कुष्ठ रोगी के संपर्क में आने पर कुष्ठ होता है। जैसे किसी को कुष्ठ रोग है और उसके साथ आप उठते बैठते हैं, सोते हैं और लंबे समय तक उसके साथ रहते हैं, तो ऐसा है कि आपको हो सकता है। ऐसे नहीं होता कि आप दूर से उससे बात कर रहे हैं, कोरोना की तरह वो आपको हो गया, इस तरीके से नहीं। ठीक, नंबर 1। दूसरा, कुष्ठ रोग में क्या होता है? बॉडी के जिन हिस्सों में, पीठ में, हाथ में, पैर में कुष्ठ रोग होगा, वहां पर क्या होगा समझिए, उस जगह स्पॉट पड़ जाएगा और वो स्पॉट में गंदा गंदा भद्दा 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 इस तरीके से चीज बन जाएगी। और जो चीज बनेगी ये इसमें, यानी बॉडी के जिस हिस्से में वो होगा वो हिस्सा सेंसलेस होगा। सेंसलेस का मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, पीछे से कोई व्यक्ति हमें आवाज दे तो मैं समझ लूंगा कोई उठा रहा है, उसको देखूंगा। मान लीजिए चुपचाप धीरे से आके खड़ा हो जाए और पीछे से मेरी बॉडी को टच करे तो मैं तुरंत जान जाऊंगा पीछे से मेरे को कोई टच कर रहा है, मैं उसको देखूंगा भाई क्या बात है,
ठीक है। लेकिन जिसको कुष्ठ रोग, मान लीजिए पीठ में किसी जगह पर कुष्ठ रोग है और वहां पर अगर आप कोई भी संवेदना करेंगे, यानी किसी तरह का उसको कुछ भी करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे छुएंगे, यानी उसको वो सेंस नहीं पता चल पाएगा, ठंडा गर्म लगाएंगे वो नहीं जान पाएगा, ये कुष्ठ रोग की सबसे बड़ी समस्या है। तो कुष्ठ रोग पुराने समय में होने वाला रोग था, अभी भी बहुत ज्यादा कदा पाया जाता है, लेकिन अब लगभग समाप्त हो चुका है। गंदगी से फैलने वाला रोग था, बहुत ज्यादा गंदगी से होता था। इसके लिए एक दवा बनी है, आपको पता होगा, उसको बोलते हैं MTD, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। अगर आज भी किसी को कुष्ठ रोग होता है तो MTD मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट चलता है। सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ये दवाएं मौजूद होती हैं और इसकी एक जो है साइकिल है, यानी इसका एक कोर्स होता है, उतने दिन तक इस कोर्स को करने के बाद कुष्ठ रोग पूरी तरीके से सही हो जाता है। शायद इसीलिए आज इस तरह की बीमारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पुराने समय में ये बहुत बड़ी बीमारी थी। अब इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या है? कुष्ठ रोग विश्व में बहुत सारे रोगी थे, जिनमें से लगभग आधे 50% रोगी भारत में थे, जो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से सही हो रहे हैं। भारत में जो कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुष्ठ उन्मूलन यानी कुष्ठ को खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो कार्यक्रम चला वो 1982 टू 83 यानी 1982-83 में शुरू किया गया और ये कार्यक्रम चलता रहा बराबर और कुष्ठ रोग धीरे धीरे करके सही होता रहा और इस समय लगभग पूरी तरीके से कुष्ठ रोग जो है खत्म हो चुका है। अब ये कुष्ठ रोग देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, भारत में 201 जो जिले हैं वो कुष्ठ प्रभावित हैं, यानी 201 जिले ऐसे हैं जो कुष्ठ प्रभावित हैं, जिसमें 201 जिलों में से 41 ऐसे जिले हैं जो अति संवेदनशील, यानी जहां पर बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग पाया जा रहा है, अति संवेदनशील है, यानी जिन जिलों में ये पाया जाता है जहां पर वहां पर गवर्नमेंट की नजर रहती है कि कुष्ठ ना हो पाए, वहां पर ज्यादा ट्रीटमेंट है, वहां पर हर जगह दवाइयां मौजूद हैं। तो जो अति संवेदनशील जगह है, जो जिले हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है। लगभग ये बीमारी समापन की ओर है और अब दुनिया में कुष्ठ रोग भी पोलियो की तरह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा आश्वासन है और बल्कि कुछ ऐसा माना जाए कि लगभग खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे, दूसरी बीमारी है मलेरिया। इससे सब परिचित होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो मलेरिया से परिचित ना हो, मच्छर से परिचित ना हो। ठीक है, मच्छर को लेकर एक बात हम आपको क्लाइमेट चेंज ऑर्डर बताएंगे आपको। मच्छर समझिए, मच्छर, मक्खी, खटमल, खजूरे, मकड़ियाँ या जो बहुत सारे रेप्टाइल्स, मतलब बहुत सारे सांप, ये सब चीजें जो हैं, तो इनको आप ऐसे समझो, जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में इक्वेटर लाइन, ये जो आसपास का एरिया है, ये इक्वेटर लाइन के आसपास का एरिया, इस एरिया में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एरिया, सूरज सीधा इस पर चमकता है, यहाँ पर मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। तो मैक्सिमम गर्मी होने की वजह से हवाएं बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं, फिर हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं और बारिश, आंधी बारिश ये सब होता है। तो बार बार बारिश होती है, बार बार गर्मी, बार बार बारिश, बार बार गर्मी, बार बार बारिश, यानी इसको हाई ह्यूमिडिटी एरिया कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि अब बरसात में हमारे यहाँ पर मच्छर, मक्खी, खटमल, ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब लू बहुत ज्यादा चलती है तब ये कम हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब ये कम हो जाते हैं मच्छर। यानी कि जो चीज यहाँ पर होनी चाहिए, ये तो यहाँ की बात बता रहे हैं, हमारा कंट्री तो यहाँ पड़ता नहीं। जब हमारा कंट्री यहाँ नहीं पड़ता तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने मच्छर, मक्खी, खटमल, ये सब चीजें क्यों हैं? तो इसको समझिएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो घटनाएं यहाँ हुआ करती थी 0 से 15-17
ही घटनाएं अब प्रसारित होकर और ज्यादा दुर्गम होने लगी हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं अब जो 15-17 डिग्री तक हुआ करती थी इक्वेटर लाइन से, वो अब 20-25 डिग्री तक होने लगी, जिसकी वजह से हमारे देश या हमारे देश जैसे जो क्लाइमेट वाले देश हैं वहां पर बहुत ज्यादा आपके इंसेक्ट बढ़ गए। ठीक है, ये चीज को समझिए। अब मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन। एक वक्त था आजादी के बाद बहुत सारे लोग मलेरिया से हर साल मर जाया करते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे। मलेरिया होता था और एक महामारी की तरह फैल जाता था, बहुत सारे लोग मरते चले जाते थे, उसका कोई इलाज नहीं हुआ करता। जब देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत दिनों तक ये चलता रहा। पहली बार 1977 में पहली बार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। इस समय भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट भी है जिसका नाम है, हर बड़े जिले में उस डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, मलेरिया उन्मूलन। ठीक है, तो जो मलेरिया का एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पहली बार कब चलाया गया? 1977 में ये कार्यक्रम चलाया गया और इस देश में लगभग 17.5 करोड़ लोग मलेरिया से मर जाते थे, जिसको कंट्रोल करते करते आज जिनकी संख्या 10 लाख से कम रह गई। इसका मतलब ये हुआ जब ये कार्यक्रम चला तो इस समय पहले मलेरिया से मरने वाले जो लोग हुआ करते थे उनकी संख्या हुई थी 17.5 लाख, जिनकी संख्या घटकर अब 10 लाख, लेस देन 10 लाख, 10 लाख से भी कम हो गई है। तो यानी ये भी एक सफल प्रोग्राम है जो हमारे पॉपुलेशन के लिए चल रहा है, मानवता के लिए चल रहा है, ताकि मलेरिया से लोगों की डेथ ना हो। मलेरिया जो फैलाने वाला मच्छर होता था वो कौन सा मच्छर होता था? किस मच्छर से फैलता था मलेरिया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मलेरिया जो मच्छर, सबसे पहले जितनी भी बीमारियां फैलती हैं मच्छर के काटने से, वो सारी की सारी बीमारियां मादा मच्छर के काटने से यानी फीमेल मॉस्किटो के काटने से फैलती है। और मलेरिया फैलता था प्लाज्मोडियम से, यानी इसमें कौन सा परजीवी अंदर इंसेक्ट करता था? मच्छर बॉडी के अंदर कौन से परजीवी इंसेक्ट करता था? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को फैलाता था और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या था? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज जो थी वो मलेरिया को फैलाती थी। तो मादा एनोफिलीज जब किसी को काटती थी तो प्लाज्मोडियम को अंदर करती थी, इंसेक्ट करती थी, मतलब उसको इंजेक्ट करती थी और वो अंदर ही अंदर अपनी संख्या को बढ़ा लेते थे, जिससे क्या होता था? मलेरिया फैलती थी। अब मलेरिया इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है और मलेरिया का पूरा इलाज इस समय अवेलेबल है और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है सरकारों में। भारत में भी कंट्रोल है और दुनिया के दूसरे देशों में कंट्रोल। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अभी भी मलेरिया एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। सेकंड है राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। फाइलेरिया क्या है? मलेरिया आप सब समझते हैं, फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया का एक और नाम है, बड़ा कॉमन नाम है जिससे लोग परिचित हैं, जिसका नाम है हाथी पांव। हाथी पांव फाइलेरिया। फाइलेरिया में जो परजीवी है उसका नाम है बुचरेरिया। तो बुचरेरिया ब्रैंकेटाइट जो है उसकी वजह से फाइलेरिया होता है। ये नसों में जमकर मोटा करता चला जाता है और सूजन होती चली जाती है और पैर जो है नॉर्मल साइज से 3-4 टाइम्स तक मोटा हो जाता है, 3 से 4 गुना हाथी पांव बन जाता है। पैरों में होने वाली बीमारी है, लेफ्ट में हो सकती है, राइट में हो सकती है, किसी भी पैर में हो सकती है, ये है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया एक आम बीमारी है, होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। होने के समय शुरुआत में अगर इसके लक्षण पता चल जाए तो इलाज संभव है। इसमें इसके उन्मूलन के लिए क्या किया गया कि फाइलेरिया ना हो, इसके लिए 1955 में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया कि फाइलेरिया को एट एनी कॉस्ट देश में रोका जाए और फाइलेरिया ना हो। ये जो है
क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर होता है, नाम है उसका, फीमेल क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया फैलता है और ये किसको इंजेक्ट करता है? बुचेरेलिया वेनकमट्राई को अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है, फाइलेरिया जो है राजमुंदरी वाराणसी में इसके लिए एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई है जहां पर इससे संबंधित बहुत सारे शोध होते रहते हैं। तो ये फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? 1925 में चलाया गया और इस समय बहुत कम केसेस फाइलेरिया के देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैंने तो कहीं देखे नहीं। कानपुर में एक व्यक्ति है, कानपुर में एक बड़ा फेमस मंदिर है परमठ में भगवान भोलेनाथ का, वहाँ पर एक व्यक्ति की दुकान है और उसको फाइलेरिया मैंने देखी, बाकी नॉर्मली मैंने कहीं फाइलेरिया नहीं देखी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है काला अजार नियंत्रण कार्यक्रम। तो काला अजार सीसी मक्खी, सैंड भी सीसी मक्खी के से फैलता है और इसमें जो परजीवी इसको फैलाता है उसका नाम है लीशमेनिया। लीशमेनिया परजीवी पैरासाइट है जिससे जो है काला अजार जो है बीमारी फैलती है और इसका इलाज है शुरुआत में अगर इसके लक्षण पता चल जाए तो पूरी तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है और संक्रमण फैलाने वाली मक्खी को खत्म करके भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो मक्खी को खत्म करने का तरीका क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें अपने आप में उनकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है, उस हार्मोन का जो बॉडी से निकलता है, जैसे आपने देखा होगा चींटी जिस रास्ते से जा रही होती है उसी रास्ते से जाती है। आपने बरसात के दिनों में एक छोटा छोटा लाल लाल कीड़ा देखा होगा, एक जगह इकट्ठे होकर बहुत सारे रहते हैं। तो फेरोमोन एक हार्मोन है जो कीड़ों के शरीर से सीक्रेट होता है जिसका नाम है फेरोमोन। क्या नाम है? फेरोमोन। जो फेरोमोन है ये अलग अलग कीड़ों के शरीर से निकलने वाला फेरोमोन अलग अलग स्मेल करता है। तो जो स्मेल करता है उससे ये आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। प्लस फेरोमोन की खुशबू से ही वो मेल और फीमेल का भी क्या करते हैं, अंतर पता करते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो जैसे मान लीजिए सैंड बाजू मक्खी को मारना है, सैंड को मारना है, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मेल का फेरोमोन ले लिया या फीमेल का फेरोमोन ले लिया, उसके फेरोमोन को जगह जगह पर क्या किया, छिड़क दिया गया और ऐसी जगहों पे छिड़का गया कुछ किसी चीज में मिलाकर। तो जो भी मक्खियां होंगी वो वहां पर आएंगी अपोजिट सेक्स की। मेल का छिड़का जाएगा तो फीमेल आएंगी और फीमेल का छिड़का जाएगा तो मेल आएंगे और वो सारे वहां पर आएंगे और जैसे ही बैठेंगे वो सब वहां पर क्या होगा, उसमें पॉइजन होगा, उनको साथ में वो मर जाएंगे। इस तरीके से इनकी संख्या को भी, अगर सारे फीमेल मार दी जाएंगे तो संख्या कंट्रोल हो जाएगी, सारे मेल मार दी जाएंगे तो संख्या कंट्रोल हो जाएगी। इस तरीके से ये टेक्निक जो है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो इस तरीके से जो है जो बालू मक्खी है वो कालाजार फैलाने वाली बीमारी को, उसको जो है मक्खी को मारकर या अगर किसी को हो गया है तो तुरंत उसका पता लगाकर उसका इलाज किया जाता है और उसको ठीक कर दिया जाता है। एक और बड़ी बीमारी है जिसको आप जानते होंगे, उसका नाम है हेंगा। हेंगा नियंत्रण कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है। हेंगा का नाम सुनते ही आपके मन में परसेप्शन बनता होगा गले से। हेंगा गले में होता है, गले में थायराइड ग्लैंड होती है जो जिसमें सूजन आने लगती है और वो बढ़ती चली जाती है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, गला बहुत ज्यादा सूज जाता है और बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हेंगा। हेंगा आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला होता है। मेनली जो हेंगा है वो पहाड़ी इलाकों में होने वाला, हिमालयन एरिया में होने वाला होता है मेनली। तो जो पहाड़ पे जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं शहर हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, तो वहाँ पर जैसे किन्नौर है, कुफरी है, शिमला है और भी जो बहुत ऊंचाई पर पहाड़ है, बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों का ये रोग है क्योंकि पहाड़ों पर जो पानी होता है वो बहुत हल्का होता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। मैदानी क्षेत्रों में ये बीमारी देखने को बहुत कम मिलती है, रेयर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताएं,
मेल और फीमेल में भी यहाँ पर अंतर है। मेल की जो थायराइड ग्लैंड होती है थोड़ी छोटी होती है, इसीलिए उनकी आवाज थोड़ी मोटी होती है और आवाज की पिच अच्छी नहीं होती। यानी जब दो मेल कहीं बात कर रहे होंगे तो दूर से अगर आप सुनेंगे तो आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। फीमेल की थायराइड ग्लैंड बड़ी होती है, इसीलिए उनकी आवाज की पिच बहुत अच्छी होती है, आवाज थोड़ी सुरीली होती है। दो लड़कियां अगर कहीं दूर बात कर रही हैं तो क्लियरली से सुनाई देगा कि वो क्या बात कर रही है। इसी वजह से जो अनाउंसर्स बनाई जाती है वो ज्यादातर फीमेल होती हैं। फीमेल आवाज में भी अनाउंसमेंट करा जाता है ताकि उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी रहे। तो फीमेल की थायराइड ग्लैंड बड़ी होने की वजह से ये प्रॉफिट वाली बात हो गई। लॉस वाली बात ये है कि थायराइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यानी थायराइड की 80% प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम फीमेल में पाई जाती है, मेल में नहीं पाई जाती। इसलिए जो ये घेंघा रोग होता है, ये घेंघा रोग भी मैक्सिमम जो है फीमेल में देखने को मिलता है, मेल में देखने को नहीं मिलता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव हैं, उन गांवों में अगर ये रोग फैल रहा है तो वहां पर आयोडीन की कमी से हो रहा है और ये पहाड़ों पर होने वाला रोग। अब बात आती है इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके कुछ डेटा दे देते हैं। जो भारत में 25 राज्य हैं, राज्य ज्यादा है लेकिन भारत के जो 25 राज्य हैं उन 25 राज्यों में 186 जिले जो हैं, 186 जिले, ये जो 186 जिले हैं ये आयोडीन की कमी की वजह से यहाँ पर घेंघा हो रहा है, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, भारत में आजादी के बाद घेंघा जो था वो लगभग 5.6 सीआर पॉपुलेशन में, यानी 5.6 करोड़ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम थी, जिसमें बराबर गिरावट आती चली जा रही है। और अब ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को बची है कि बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम हो। यहाँ पर क्या है, 19 जो है घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 1962 में, 1962 में शुरू किया गया और 1992 में, 1992 में, यानी 30 साल बाद 1992 में, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको 1962 में घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया और 1992 में, यानी 30 साल बाद क्या किया गया, उसको समझिएगा। एक लक्ष्य रखा गया कि भारत के अंदर 50 मैट्रिक टन, 50 लाख मैट्रिक टन, जल्दी होगी 50 लाख, 50 लाख मैट्रिक टन, 50 लाख मैट्रिक टन इसका उत्पादन किया जाए, आयोडीन का उत्पादन किया जाए और बाजार में उपलब्ध सभी नमक में आयोडीन हो, जिससे क्या प्रॉब्लम ना हो, घेंघा की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो घेंघा जो है उसको भी अब देश में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। लगभग ये ना के बराबर जनसंख्या में होने वाली प्रॉब्लम है। अब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके लिए जो संवेदनशील इलाके हैं, तो इसके लिए जो संवेदनशील इलाके हैं वो ज्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं और हिमालयन एरिया है, जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम, ब्लाइंडनेस। अब यहाँ थोड़ा सा व्यापक है, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोगों को सफलता अभी नहीं मिली। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, आंख बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आंख जो है सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी का। हमें तो लगता है कि पूरी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं वो सभी जरूरत है, क्योंकि बॉडी किसी ऑर्गन के बिना नहीं। लेकिन आंख का यूज आप देखिए कि क्या बिना आंख के कुछ पॉसिबल है, सबने कहा। तो आंख जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसका शायद सबसे ज्यादा यूज है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधत्व निवारण कार्यक्रम जो है ये 1975-76 में शुरू किया गया।
1975-76 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया कि पूरे देश में जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस और एक परमानेंट ब्लाइंडनेस। एक होती है जो बाय बर्थ लोग ब्लाइंड होते हैं, एक है जो बाद में लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे आप लोग बता देते हैं, वो भी आपसे, हर चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर चीज जरूरी है। जैसे एक फल होता है भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है, उसका नाम है धतूरा, नाम सुना होगा। तो धतूरा जो है या कच्ची शराब, कच्ची शराब क्या होती है? शराब होती है C2H5OH, दिस इज वाइन, और CH3OH एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो जो CH3OH है ये इसी को बोलते हैं कच्ची शराब। CH3OH या धतूरा ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस पैदा करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है धतूरा खा लेता है या मान लीजिए कोई व्यक्ति कच्ची शराब पी लेता है, तो जब उसको नशा चढ़ेगा तो साथ में उसको ब्लाइंडनेस भी होगी, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। अगर वो मर गया तो अलग बात है, ज्यादा पी लिया उसने मर गया क्योंकि ये जहरीली शराब हुई, लेकिन अगर वो बच जाएगा तो ब्लाइंडनेस भी खत्म हो जाएगी, यानी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होगी। तो ये तो एक अलग चीज हो गई जो होती है। दूसरी चीज को हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, उसको समझिए। जो ब्लाइंडनेस हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रयास करते हैं खत्म करने के लिए, वो क्या है? तो अंधत्व निवारण कार्यक्रम जो था 1975-76 में शुरू हुआ। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NPCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब समझिए इसको। हमारे देश में जिस ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चला, वो ब्लाइंडनेस क्या है? आजादी के बाद हमारे देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज भी कुकिंग है, और उस समय भी यही थी। और आजादी के बाद 90% जो खाना बनता था घरों में, वो किस पर बनता था? वो चूल्हों पर बनता था। यानी चूल्हे जानते होंगे आप, मिट्टी के होते थे, उनमें कंडे में क्या नाम है, कोयले में, इस तरीके से लकड़ी के ऊपर खाना बनाया जाता था, जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी लोगों के अंदर। ग्रामीण इलाकों में आज भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है और आंखों में टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आ जाती है। यानी आंख में रेटिना के ऊपर व्हाइट कलर की चीज जम जाती है, वो एक फैट होता है जो जम जाता है। अगर उसको साफ कर दिया जाए तो फिर दिखने लगेगा। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने इस कार्यक्रम को चलाया। इसमें पूरे भारत में इस समय 100 से ऊपर सचल इकाइयां, यानी 100 से ऊपर वैन बनाई गई हैं जो पूरी तरीके से ऑपरेशन थिएटर से लैस हैं, जो अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में और अलग अलग इलाकों में जाती हैं, और जिनमें रजिस्ट्रेशन करा के फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी रूपी, आप अपना ये इलाज करा सकते हैं और पूरी तरीके से आप क्या हो सकते हैं? ब्लाइंडनेस से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये कार्यक्रम 1975-76, 1975-76 में शुरू हुआ। और जब ये शुरू किया गया था उस समय लगभग 12 मिलियन लोग जो है इस प्रॉब्लम में थे, यानी टेम्परेरी ब्लाइंडनेस में फंसे हुए थे, जो धीरे धीरे सही होते रहे। और आज लगभग ये प्रॉब्लम जो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, वो ना के बराबर इस देश में देखने को मिल रही है। और जिन लोगों को हो रही है उनकी भी पूरी तरीके से ठीक की जा रही है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका इलाज हो रहा है। ठीक है, क्यों किया जा रहा है इलाज? क्योंकि ये भी राइट ऑफ लिविंग के अधिकार के अंतर्गत है, हमको जीने का अधिकार है, तो डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो अगर मान लीजिए कोई ब्लाइंड है तो कैसे डिग्निटी के साथ जिए, जबकि वो ठीक हो सकता है, तो सरकार के लिए दायित्व बनता है कि उसको ठीक करें। इसलिए सरकार इस तरह के कार्यक्रम चला रही है उनको ठीक करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बीमारी है। सारी चीजें कम हो रही हैं, यानी ये सभी बीमारियां जो भी हमने आपको बताया, इनका ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी में पढ़ाने जा रहा है जिसका ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबके ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली रही है।
अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो मन में शंकाएं हमको दूर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं फास्ट फूड खाने से कैंसर हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत वाइन पीने से कैंसर हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा पान मसाला बीड़ी सिगरेट इस तरह का यूज नॉर्कोटिक्स का सामान यूज करने से कैंसर हो जाता है। कैंसर कैसे हो जाता है इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं बताया जा सकता। किसी चीज पे लिखा है इसको खाने इसको पीने से कैंसर होता है, एक अलग बात है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी उम्र में हो सकता है, ठीक है। कैंसर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्लड कैंसर और दूसरा बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर, इसमें ब्रेन ट्यूमर भी वो भी एक ब्रेन कैंसर। अच्छा, अब सबसे पहले कैंसर आपको बता दें कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर। तो अगर आम बोलचाल की भाषा में समझना है, जैसे मान लीजिए आप सब बच्चे किसी जगह पे बैठे हैं 100 बच्चे और 100 बच्चों के लिए कोई न्यूट्रिशंस मान लीजिए 100 बच्चों के लिए 100 समोसे आए, अब वो सबको एक एक मिलना चाहिए। अब एक बच्चे ने मान लो उसमें से 50% समोसे खा लिए, 50 एक ने खा लिए, अब जो 50 बचे वो सबको कितने मिलेंगे, आधे आधे मिलेंगे। अगर मान लो उसने 75 खा लिए तो जो 25 है वो कितने 100 में कैसे बटेंगे, वो बहुत कम हिस्सा हो जाएगा। तो यानी जो न्यूट्रिशन सबके लिए आया था वो 1 या 2 लोगों ने यूटिलाइज कर लिया और बाकी लोगों को नहीं मिला। तो अगर ये काम रोज होने लगेगा, कंटिन्यू होने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो लोग कुपोषित हो जाएंगे, दूसरे जिनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलना। तो जब कैंसर बॉडी के किसी हिस्से में सर्वाइव करता है, पलता है, तो वो सारा न्यूट्रिशंस ले लेता है और बॉडी का दूसरा ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो पोषण का शिकार होने लगते हैं, उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता और धीरे धीरे वो वीक होने लगते हैं और ये स्ट्रांग होता चला जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर। अब ब्लड कैंसर में थोड़ा सा आ जाते हैं, ब्लड कैंसर क्या है। ब्लड कैंसर ब्लड में होता है। ब्लड कैंसर में क्या होता है, आपका टीएलसी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरा जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाती है, जिससे ब्लड गाढ़ा होता चला जाता है और ब्लड इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि वो शरीर में नर्व में बहना उसका मुश्किल हो जाता है। यानी मान लीजिए दूध का दही जम, उसी तरीके से कुछ घटनाएं होने लगती हैं, जिससे अब ब्लड अगर प्रॉपर नहीं चल पाएगा बॉडी में तो रिफ्रेशमेंट गिरने लगेगा। रिफ्रेशमेंट गिरने का मतलब आईसाइट वीक होने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे, बेजान होने लगेंगे, झुर्रियां पड़ने लगेंगी, आदमी वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगेगा, क्योंकि सारा खेल किसका है, रिफ्रेशमेंट का है। बॉडी के पर सेल को रिफ्रेशमेंट के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे पर सेल तक पहुंचेगी, ऑक्सीजन एयर बस पर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर बैठ, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द एयर बस, हीमोग्लोबिन पर बैठकर बॉडी के हर एक सेल को क्या करेगी, रिफ्रेश करेगी। तो इस प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम होती चली जाती है और एक वक्त ऐसा आता है ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल नहीं मिल पाता, यानी नर्व नहीं मिलती और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये है कैंसर। एक्चुअली कैंसर क्या है, वो ये है। बाकी ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि शराब पीने से या बीड़ी सिगरेट पीने से या किसी खास चीज के खाने से, पिज्जा खाने से या चाउमीन खाने से या किसी तरह के जंक फूड खाने से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। कैंसर बहुत सात्विक लोगों को भी हो जाता है, बहुत सात्विक तरह का खाना खाने वालों को, खाने पीने वालों को, नियम संयम से रहने वालों को, और कभी कभी ऐसे लोगों को नहीं होता जो जीवन भर यही सब करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम क्या है उसको समझिए। कैंसर बड़ी बीमारी, और मैंने आपको बताया कैंसर का ग्राफ बराबर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फैल रही है। तो कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो भारत में शुरू किया गया है और शुरू करने के बाद बराबर ये चल रहा है, बराबर इनके हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये उसी रेशियो में अपने आप को बढ़ा रहा है। कैंसर के उपचार के लिए कुछ काम किए जाते हैं, जिसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये सारी चीजें। यानी अगर समय रहते, समय से पहले, यानी कैंसर की स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज,
तो कैंसर के अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में उसको फाइंड कर लिया जाए तो सर्जरी के थ्रू उसको हटाकर उसको बचाया जा सकता है। जैसे हमारे क्रिकेटर थे, उनको ब्रेन ट्यूमर था और समय से पहले पता चल गया था, आप लोग जानते होंगे, युवराज सिंह नाम है, और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। तो इस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन थर्ड स्टेज में आने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब उसको कीमोथेरेपी के थ्रू, कीमोथेरेपी क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, या रेडियोथेरेपी के थ्रू जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, रेडिएशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब आप समझिए इसका कैंसर होता कैसे है। तो कैंसर रेडिएशन से होता और उसका उपचार भी रेडिएशन। इसको समझिए, आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो रेडिएशन क्या करता है कि कैंसर में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। कहने का मतलब जब कोई चीज मैक्सिमम न्यूट्रिशन लेगा वो चीज मल्टीप्लाई होगी, सेल साइज बदल जाते हैं और सेल डिवीजन बहुत तेजी से होने लगता है। इसी को कैंसर कहते हैं। यानी बॉडी के किसी हिस्से की सेल्स का साइज चेंज हो जाए, रूप बदल जाए और बहुत तेजी से सेल मल्टीप्लिकेशन होने लगे, उसको कैंसर कहते हैं। अब कैंसर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? रेडियोथेरेपी के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू उन सेल्स को क्या किया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है। यानी उन सेल को बराबर, मान लीजिए पहले कैंसर अल्फा पार्टिकल टेस्ट किया गया और पहले सेल आई, मान लीजिए कैंसर सेल आई 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, फिर पहली रेडियोथेरेपी की गई, फिर क्या हो गई और कम हो गई, आ गई 7 लाख, फिर दूसरी की गई, आ गई 2 लाख, फिर तीसरी की गई, आ गई 35,000, फिर अगली की गई, आ गई 7, फिर अगली की गई। ठीक है, इसके बाद बराबर वो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद वो टेस्ट किया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से सेल बढ़ने लगे, वो मल्टीप्लाई करने लगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति ठीक हो गया, और अगर वो फिर से बार बार बढ़ जा रहे हैं तो वो बार बार करना पड़ेगा। लेकिन वो टेम्परेरी इलाज है, उससे जब बार बार करना पड़ रहा है, परमानेंट किसी को ठीक नहीं कर सकता। ये है आपकी रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल्स के साथ, कुछ न्यूट्रिशंस केमिकल के साथ बहुत सारी मेडिसिन को मिलाकर, जिसमें रेडियो एक्टिव मेडिसिन भी होती हैं, मिलाकर उसको जो है इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है इंसान के अंदर, और वो इन सेल डिवीजन को रोकता है। ये है कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये एक इलाज है इसका कैंसर को कंट्रोल करने का। और भारत में बहुत सारे बड़े बड़े जितने शहर हैं वहाँ पर जो है कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे अहमदाबाद है, ग्वालियर है, मद्रास है, तिरुवनंतपुरम है, कटक है, गुवाहाटी है, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है। यहाँ पर जो है कैंसर हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। एक कैंसर हॉस्पिटल हमारे कानपुर में है। तो ये जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, ये कैंसर हॉस्पिटल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अभी इस बीमारी का पूरी तरीके से कोई इलाज नहीं है। एक समस्या है कैंसर के साथ कि कैंसर थर्ड स्टेज में आने के बाद ही बताता है ये प्रेजेंट दे, मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। उसके पहले कैंसर पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो उसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, लेकिन वो पता नहीं चल पाता। तो पॉपुलेशन को चैलेंज करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय है कैंसर है, और जिनकी संख्या कम ना होकर बढ़ रही है। जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है और इतनी जल्दी बन गई, और दुनिया के बहुत सारे देशों ने बना ली, दिन रात लोग लग गए। एक्चुअली हुआ क्या, क्यों बन गई? अभी तक कोई वैक्सीन 5-6-7 साल से पहले नहीं बनी। ये इसलिए बन गई क्योंकि प्रॉब्लम ये किसी एक देश के साथ नहीं थी, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं थी, प्रॉब्लम ये पूरे विश्व में थी। तो जब मान लीजिए आपके घर की बत्ती चली जाए तो फिर आप जिम्मेदार हो कि आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तभी आएगी। मान लीजिए पूरे मोहल्ले की चली जाए तो सारे लोग परेशान होंगे, पूरा जल्दी आ जाएगी। पूरे शहर की चली जाए कानपुर की तो थोड़ी और जल्दी आ जाएगी, पूरा कानपुर परेशान हो जाएगा। लेकिन सोच के देखो पूरे यूपी की चली जाए तो और जल्दी आ जाएगी। अगर पूरे देश की चली जाए तो भाई साहब प्रधानमंत्री की जगह बैठा होगा सब लोग, और जल्दी आएगी। और पूरे विश्व की चली जाए तब तो भाई सारे विश्व मिलकर एफर्ट करेगा। तो एक्चुअली बत्ती पूरी दुनिया की गई थी, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फैली, इसलिए सब लग गए। और ये जो वैक्सीन 4 साल 5 साल में बनी थी वो जल्दी बनी।
इस वैक्सीन के बनने से बहुत सारी आने वाले भविष्य के जो है रास्ते खुल गए और ये लग रहा है कि अब ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनके लिए अभी तक ये था कि एड्स की वैक्सीन नहीं बन पाई, कैंसर की नहीं बन पाई, हेपेटाइटिस बी की नहीं बन पाई, तो इन सब चीजों के लिए भी अब एफर्ट्स हो गए कि जब इसकी बन सकती है तो उनकी भी बन सकती है। तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये डिजास्टर हमको बाद में कुछ देकर नहीं जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ देकर जाए, ऐसा मे बी, दिस इज नॉट कंफर्म, हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारे पेपर पब्लिश हो रहे हैं कोरोना को, बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो उनको पढ़ते रहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो कैंसर एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसके निवारण के लिए हमारी सरकारें वचनबद्ध हैं और काम कर रही हैं। आगे है नेक्स्ट और लास्ट बचा है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम। तो ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम क्या है, देन इसके बाद रैप अप करेंगे पूरा। ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम क्या है, ये आप लोग जानते होंगे, तपेदिक, इसको हिंदी बोलते हैं तपेदिक और इंग्लिश बोलते हैं टीबी। पुराने समय में बहुत जनरल बीमारी थी, भाई इसको टीबी है, इसको टीबी है। लंबे समय तक खांसी आना और खांसी में खून आना टीबी के लक्षण हो सकते हैं पहले। ये पूरी तरीके से इसका इलाज है, इसमें घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। पहले का इलाज थी, अभी इसका इलाज है। टीबी में प्रॉब्लम क्या है, क्या होती है उसको समझिए। इसमें जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है और वो जो इन्फेक्शन होता है वो एक जीवाणु है, ट्यूबरकुलिन। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, इसीलिए इसका इलाज है ट्यूबरकुलिन। वो इसमें जो है इसी तरह का जो है विष जो है निकालता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। इसमें बहुत ज्यादा खांसी आती है। अब खांसी और कारणों से भी आ सकती है, भी ध्यान रखना। जैसे किसी को क्लाइमेट की किसी चीज से इन्फेक्शन है, उससे भी खांसी आती है। जैसे किसी को धूल से, धुएं से इन्फेक्शन है, तो उससे भी खांसी आती है। इसका मतलब ये ना समझ लें टीबी होने जब आप चेक कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि टीबी है। अगर टीबी है तो इसका परमानेंट इलाज है, आप प्रॉपर इलाज कराकर इसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो टीबी पर हमारे गवर्नमेंट ने 99% विजय हासिल कर ली। हमने अभी तक आपको जितनी चीजें ये पढ़ाई हैं, इनमें मैक्सिमम चीजों पर हम 99% जो है हम जीत चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंसर को छोड़ दीजिए तो। ठीक है, तो आपका टीबी तपेदिक रोग भी हो गया। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां फैली हुई हैं समाज में, और इनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी राज्य सरकारें सब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और इसके रोकथाम में लगी हैं और इनको कंट्रोल करने की कोशिश बराबर चल रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज होती हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे एक कार्यक्रम का नाम है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, बच्चों को जो वैक्सीनेशन की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके रोकथाम के लिए बच्चों को बचपन से ही वैक्सीनेट कर दिया जाता है और उनके वैक्सीनेशन के तहत, मतलब वैक्सीनेशन करने के बाद उस तरह की बीमारियां उन बच्चों को आजीवन नहीं फैलती। तो ये है आपका जो है पॉपुलेशन और उसमें जो समस्याएं व्याप्त हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चल रहे हैं। कल मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, वो जो कि ये क्लास शुरू कर दिया, इसलिए थोड़ी सी चीजें रह गई, उसको और बता देते हैं, उसको और समझिए। इंडिया में, भारत में ये लगभग बता दें, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज फ्यूचर में बताई जाती है तो फिक्स नहीं हो सकती। तो भारत में 2032, यानी भारत में 2032 में क्या सिनेरियो होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। 2032 में क्या होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है, तो हमारी पॉपुलेशन की बर्थ रेट और हमारे पॉपुलेशन की डेथ रेट, ये लगभग जो है ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी। यानी 2032 में बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, बेबी हो सकता है, ठीक है, बराबर हो जाएगा।
देन उसके बाद जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा और बर्थ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद ये चीज ध्यान रखिए, जो प्रॉब्लम्स आज चाइना फेस कर रहा है उस तरह का कुछ होगा। तो ये है, इससे निपटने के लिए क्या होगा, इससे निपटने के लिए हमको बर्थ रेट और प्लस जो डेथ रेट है, और जो डेथ रेट किसकी वजह से है, जो किसी प्रॉब्लम की वजह से, यानी एक इंसान अपना जो जीवन है वो पूरा जीवन काल करने के बाद मरे, या एक इंसान किसी बीमारी से, यानी एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाए, किसी बड़ी महामारी बीमारी से उसकी डेथ हो जाए, या बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से उसकी डेथ हो जाए, या उसकी गलत लिविंग स्टाइल से उसकी डेथ हो जाए, किसी तरह की, या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उसकी डेथ हो जाए, यानी कोई ना कोई, या बैड हैबिट की वजह से उसकी डेथ हो जाए, कोई भी बैड हैबिट हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीज जो है जो उसके उम्र से पहले उसको क्या कर दे, मार दे, हम उसको कंट्रोल करके भी हम डेथ रेट को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो 1995 से लेकर 1990 से लेकर 2000 तक जो हमारे देश की जीवन प्रत्याशा थी वो कम थी, और इसके बाद जीवन प्रत्याशा हमारे देश की बढ़ गई, यानी लाइफ बढ़ गई, पहले लाइफ कम थी। तो पहले लाइफ कम क्यों थी, उसके पीछे कारण है। लाइफ एन एवरेज निकाली जाती है कि एन एवरेज लाइफ क्या है, तो कोई 90 साल 100 साल में मर रहा है, और कोई जो है 35 साल में चला गया, 20 साल में, 22 साल में चला गया। तो जब एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज जो है लाइफ होती है, तो एवरेज लाइफ हमारे कम थी। अब एवरेज लाइफ क्यों बढ़ गई, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण सबसे बड़ा है, उसको समझिए। पहला कारण ये है कि पहले समय में जब बच्चे पैदा होते थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गायनोकोलॉजिस्ट की थी, गायनीज बहुत कम होती थी, डॉक्टर गायनिक बहुत कम होते थे, जेंट्स या लेडीज जो भी आप कह लीजिए, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं बच्चे पैदा करते समय उनकी डेथ हो जाती थी, उनको इलाज नहीं मिल पाता था। दूसरा, पोषण न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं मिल पाता था, बहुत सारे बच्चे कुपोषण से मर जाते थे, माएँ बच्चे पैदा करते समय मर जाती थी, बच्चे पैदा करने के बाद माएँ कुपोषण से मर जाती थी, जिसको गवर्नमेंट ने दम खम लगाकर इस समस्या से निजात दिला। आज अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका गर्भ कंफर्मेशन हो गया तो उसको तुरंत न्यूट्रिशंस मिलने लगता है, अगर वो गरीब है, और उसको तब तक मिलेगा जब तक उसका बेबी नहीं हो जाए। बेबी होने के बाद चूंकि बेबी माँ को फीड करता है, तो बेबी जब तक माँ को फीड करेगा, माँ का दूध पिएगा, तब तक उस माँ को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। फिर बेबी जब माँ के मिल्क से, यानी दूध से न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ेगा तो माँ को भी न्यूट्रिशन मिलेगा और बेबी को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, उस बच्चे को भी मिलेगा। बाद में बच्चा जब फुल न्यूट्रिशन पे पूरे तरीके से आ जाएगा, माँ को फीड करना बंद कर देगा, तब माँ का न्यूट्रिशन बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने बहुत ज्यादा काम किया, जिससे आज हमारे देश की डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई, और जीवन प्रत्याशा हमारे देश में क्या हो गई, बढ़ गई। पहली चीज। दूसरी, जो ये छोटी मोटी बीमारियां मैंने आज आपको दिखाई, जैसे घेगा हो गया, मलेरिया हो गई, फाइलेरिया हो गया, और भी इस तरह के जो तमाम तरह के हमने आपको भी प्रोग्राम पढ़ाए, इनमें हम बहुत सक्सेस हुए। इनमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने की वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ जो लाइफ, एवरेज लाइफ थी हमारे देश की, वो बढ़ गई लगभग 63, यानी एन एवरेज 63 ईयर से आज वो लगभग 68 ईयर पहुंच गई। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से हमने बहुत सक्सेस, हम इसमें बहुत सक्सेस हुए। दिक्कतें कहाँ पर हैं, कहाँ पर हम नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं? सबसे पहले एवरेज लाइफ में जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, वहाँ दिक्कत है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, नियम कानून कायदे शायद इतने सख्त नहीं है, तो एक तो ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई। दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जीवन प्रत्याशा कम है। हमारे यहाँ पर कुछ बैड हैबिट्स की वजह से भी हमारे यहाँ पर, उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे, तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर जो है जीवन प्रत्याशा कम है, जिसकी वजह से जो है जो दुनिया के ठंडे मुल्क हैं या दुनिया के जो वेल सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, उनसे अभी भी हमारे देश की जो है पॉपुलेशन एवरेज लाइफ जो है वो अभी कम है। लेकिन हम बहुत मामलों में बड़े सक्सेस हो गए और सक्सेस होते चले।
एक और बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश में बराबर बढ़ रही है, जो कंट्रोल नहीं हो रही है, जो है हार्ट प्रॉब्लम, यानी कार्डियक प्रॉब्लम इस समय लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण है गलत खाना पीना, यानी गलत हैबिट्स। रात में देर तक जगना, देर में सोना, सुबह देर तक सोना, वॉकिंग नहीं करना, जॉगिंग नहीं करना, अपने लिए समय ना निकालना, बॉडी फिटनेस का ध्यान ना रखना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाना, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, और भी तरह के प्रॉब्लम। और डायरेक्ट जो है C27H45 यानी डायरेक्ट जो है आप क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना लेना, इन सब चीज़ों की वजह से जो है इस तरह की कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में बहुत कम एज में जो है हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, जो हमारे यहाँ चैलेंज पैदा किए हुए हैं पॉपुलेशन के लिए, क्या बोलते हैं कि जो हमारी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सरकार के साथ अगर हम खुद मिलकर, यानी इंसान अपनी हैबिट्स को सुधार ले और सरकार के साथ मिलकर सारे लोग काम करें तो काफ़ी कुछ इसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर इंसान अपनी हैबिट्स को सुधार ले तो हमारी जो एवरेज लाइफ इंडिया की है वो आज लगभग 70+ हो सकती है, कि 70 से ऊपर भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हमने बताया आपको, ये 2032 का सिनेरियो है कि 2032 तक जाते जाते ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो मैं शायद आप नहीं जानते हो, थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट और जो है प्रॉफिट को लगभग बराबर हो जाए, ये उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा। तो उसी तरीके से ये वही एक तरह का पॉइंट बन जाएगा कि 32 तक जाते डेथ रेट और बर्थ रेट हमारे देश की इक्वल होने लगेगी। देन उसके बाद तो 8-10 साल बाद ऐसा हो सकता है क्या होगा ही, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा युवा है, तब ऐसा होगा कि डेथ रेट बढ़ जाएगी और बर्थ रेट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये हम लोग आज कंटिन्यू किए हैं और कल इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे मिनरल्स। कल हम आपको मिनरल्स पढ़ाएंगे और मिनरल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मिनरल्स को बॉडी की में क्या जरूरत है, कौन कौन से होते हैं, इसका क्या वर्क है, इनकी कमी से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मिनरल्स की बॉडी में कमी होगी तो हार्मोनिक डिसीज होगी, हार्मोनिक प्रॉब्लम होगी तो फंक्शनल डिसीज होगी। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोग